नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज दो तीन मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण थे जिस पर चर्चा होना जरूरी है। राहुल गांधी का बिहार दौरा करीब करीब उस क्षेत्र में चला गया है जहां का उनका वोटर हुआ करता था, मतलब मुस्लिम बहुल इलाका। आज उन्होंने अपने बहन को मंच पर चढ़ा करके महिलाओं के सम्मान पर चर्चा छेड़ दिया। समाचार चैनलों ने महिलाओं के वोट प्रतिशत पर पूरी की पूरी डिटेल बता दी कि महिलाओं ने कैसे वोट प्रतिशत बढ़ाया है, पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान दिया है। चर्चा वही बड़ा जरूरी था। संजय निषाद ने कहा है कि भाई भाजपा में निषादों की अब इज्जत कम हो गई है, और वो मुझे दिख भी रहा है क्योंकि संजय निषाद अकेले मंत्री हैं, उनका बेटा केंद्र में मंत्री अभी तक नहीं बना, बहू भी कहीं मंत्री नहीं बनी। अब ये इतनी गलत पार्टी है कि ना बेटे को कोई बढ़िया ओहदा दे रही है ना बहू को दे रही है। अभी मेरे ख्याल से संजय निषाद का पोता मंत्री के लायक हुआ नहीं है, तो इतनी बड़ी गुलती तो भाजपा कर ही रही है। दूसरा एक मुझे और आशंका है, जिस तरह से वो राजभर जी को लगा था कि मंत्री बन गए तो पूरी खुली छूट मिल जाएगी, लेकिन ये बाबा है गोरखपुर वाले, उन्होंने कहा भाई मंत्री बने हो काम करने के लिए, खुली छूट का यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है। और उनको लगा कि मैं दिल्ली का आदमी हूं तो करूंगा, अंत में उनको मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा था। कहीं ऐसा तो नहीं संजय निषाद भी खुली छूट चाह रहे हो और योगी आदित्यनाथ करने नहीं दे रहे हो? अरे वो मुख्य सचिव को खुली छूट की छूट नहीं दिए तो आप क्या है भाई? तो संजय निषाद की परेशानी तो मैं प्रथम दृष्टया बोलते ही समझ गया। जो सहयोगी दल के छोटे छोटे लोग हैं, वो अनुप्रिया पटेल हैं, उसको भी बड़ी परेशानी थी। वो केंद्र में मंत्री है, पति राज्य में मंत्री है, उसके बाद भी परेशानी है, मतलब अंदर की कोई बात है। चर्चा यह होना चाहिए था कि ये छोटे छोटे जो परिवारवादी दल है, ये बड़े बड़े दलों को कब तक ब्लैकमेल करेंगे और पूरे समाज का नाम लेकर के अपने परिवार की कब मांग कर लेंगे, कितना मांग कर लेंगे, और उनके समाज के लोग ठगे में महसूस होंगे और अब तक उन्हीं को नेता मानेंगे। चर्चा तो इन सबों को होना चाहिए था। लेकिन मैं आज अमेरिका के आज टैरिफ बढ़ाने और उसके होने वाले असर और भारत में आपदा में अवसर में के ताक में बैठे हुए घाघों के विषय में चर्चा करूंगा। लेकिन जब प्रियंका जी की बात छिड़ गई है तो बेचारी पहली बार आई हैं बिहार में, एमपी बनने के बाद तो दो तीन बातें कह देना जरूरी है। मंच से कहा गया कि नीतीश कुमार की सरकार में महिलाओं का बिल्कुल अनादर हो रहा है, कहीं कोई पूछ नहीं है। प्रियंका जी को मैं बता दूं, नीतीश कुमार ने हमको प्रवक्ता नहीं बनाया है, बट एक बात तो नीतीश कुमार ने किया ही है। वो जो साइकिल पर लड़कियां चलती थी ना पटना के सड़कों पर, तो उसे एक वीडियो में तीन तीन चीजों का इंडोर्स होता था। एक तो वो जो लालू जी कहते थे कि बिहार की सड़कें हम ऐसे बनाएंगे कि हेमा मालिनी के गाल की तरह से चिकनी हो और भय चली कर थल थल करेगी। उसमें भी लालू प्रसाद तीन लोगों को एड्रेस कर रहे थे एक ही स्टेटमेंट में। नीतीश कुमार के भी एक ही वीडियो में तीन चीजें बताई जा रही। पहला कि सड़कें इतना शानदार है कि लड़कियां फर्राटे भर के जा रही हैं, सुरक्षा इतना बढ़िया है कि लड़कियों के मन में लेस मात्र भी भय नहीं है, और सुविधा इतना बढ़िया है कि इनकी घर में साइकिल हो ना हो, लड़कियों को सरकार ने साइकिल दिया है, और पढ़ाई इतना बढ़िया है कि लड़कियां कुछ दूर तक साइकिल चला के पढ़ने जा रही हैं। मतलब कुल मिलाकर के एक पैकेज में सुशासन, शिक्षा और सुगमता का एक पैगाम था, वो नीतीश कुमार ने दिया था। पंचायत में महिला को आरक्षण, पुलिस में महिला को आरक्षण, कई कई जगह तो 50% आरक्षण नीतीश कुमार ने दिया है। तो महिला सम्मान और महिला के आगे बढ़ने के मौकों में नीतीश कुमार का मुकाबला किसी से नहीं है, और यह तभी संभव हो सका है जब उनको भाजपा का साथ मिला है। और भाजपा ने महिलाओं को कितना सम्मान दिया बताने की जरूरत नहीं है। दूसरे पार्टी की महिला मायावती को भाजपा ने अपना साथ देकर के मुख्यमंत्री बना दिया था, यह बात दुनिया जानती है। तो प्रियंका जी आवे और अपने जमाने में अपने माता और खुद के महिला के अलावा कितने महिलाओं के लिए किया है वह बताएं। मीरा कुमार के क्षेत्र से ही शुरुआत हुआ है, और मीरा कुमार न मंच पर थी, न माइक पर थी, न मीडिया में थी। तो क्या मीरा कुमार अब उनके नजर में दलित और महिला दोनों नहीं रही? क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के टिकट में तो बड़ा जोर शोर से पार्टी कह रही थी कि हमने एक दलित महिला को टिकट दिया है,
तो क्या अब मीरा कुमार जी ना दलित रही ना महिला रही? क्योंकि सासाराम से ये शुरुआत हुआ था और सासाराम से सासाराम के पूर्व सांसद जिनके पिताजी उप प्रधानमंत्री थे और पहला सर्वमान्य दलित नेता थे, उनके परिवार से अब तक कोई मंच, माइक और मीडिया में नहीं है। क्यों नहीं है यह पहले प्रियंका जी बताएंगे, उसके बाद लोगों को समझाएंगे। लोग बिना समझे ही समझ जाएंगे, वैसे लोग समझ रहे हैं। संजय निषाद जी की बात मैंने कही दिया है। इस देश के वोटरों को, खास तौर से ये जो परिवारवादी वोटर होते हैं, जो जाति के नाम पर इकट्ठा की जाती हैं, उन लोगों को विचार करना पड़ेगा। संजय निषाद ने यह कहने की हिम्मत की है कि निषादों की इज्जत नहीं हो रहा है। अब जिन निषाद लोगों को पता नहीं होगा, मैं बता देता हूं कि संजय निषाद खुद उत्तर प्रदेश में मंत्री, कैबिनेट, और उनका बेटा सांसद है। अब बहू को मंत्री बनाने के लिए या कोई निगम का चेयरमैन बनाने के लिए या हो सकता है उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट बनाने के लिए परेशान हो, इसीलिए कह रहे हो कि निषादों का इज्जत नहीं है। निषाद भाई, उनसे पूछे कि आपके परिवार के अलावा कितने निषाद के लिए एमएलए का टिकट मांगा है आपने? बलिया में एक टिकट निषाद के पार्टी का था, तो वो किसको और कैसे दिए यह बताने की जरूरत नहीं है, यह सब लोगों को पता है। तो यह अब सब लोग जानते हैं, लेकिन इसकी अगर मैं मांग करूंगा तो सीधे संजय निषाद कहेंगे कि राकेश परमार पता है क्षत्रिय जाति का है, राजपूत है, और इन्हीं से तो हमारी लड़ाई है। इन्हीं के एक पूर्वज भगवान राम को हमारी एक पूर्वज निषाद राज ने पांव धोया था। ये सब शुरू से पांव धुलाने वाले लोग हैं, आज भी वही मानसिकता का आसान शब्द है, कह देंगे ऐतिहासिक ट्रुथ है, उसको निकाला नहीं जा सकता। लेकिन संजय निषाद नहीं कहेंगे कि निषाद राज भगवान राम के बाल सखा थे और उनके सहपाठी थे, एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, या वो बात नहीं कहेंगे। और वो निषाद मिलने नहीं गया था, सहपाठी मिलने गया था, और सहपाठी के स्नेह विवल में वो पांव पखरा गया था। यह बात शायद वो नहीं कहेंगे। एनीवे, जातीय आधारित राजनीतिक दलों को यह विचार उनके जात के लोगों को समझना, नेता तो समझ ही रहा है, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, ये अपने राजभर हो, निषाद हो, या जो लोग, उनके लोगों को सोचना पड़ेगा कि आपको बेच करके अपने लिए मौके तलाशे जा रहे हैं और अपना घर भरा जा रहे हैं। अपना काम बनता, अपना घर भरता, भाड़ में जाए हमारी जात की जनता। यही सच्चाई है। सुनने में बुरा लगा होगा तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं आपको बुरा लगने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप बुरा मानेंगे तभी विचार करने पर मजबूर होंगे, और विचार करेंगे तो पाएंगे कि भाई निषाद का कहाँ अपमान हुआ। बाप मंत्री है, बेटा सांसद है। अगला बात, आज जो बड़ा बात हुआ, अमेरिका ने आज 50% टैरिफ लगा दिया। अब अमेरिका के खेल को समझिए, उसके बाद उसके खेल से भारत के खिलाड़ी कितना बाछे खिल गया और वो क्या चाह रहे हैं उस पर चर्चा करेगा। अमेरिका ने बहाना बनाया कि भाई रूस से तेल खरीद रहे हैं, इसलिए आप पर टैरिफ लगाया जाएगा। मैं शुरू से कह रहा हूं कि रूस मुद्दा नहीं है, क्योंकि अगर रूस मुद्दा होता तो रूस से चीन हमसे ज्यादा तेल खरीदता है, और चीन पर 30% टैरिफ है और हम पर 50%। मतलब रूस मुद्दा नहीं है। रूस मुद्दा होता तो कई साल से हम रूस से तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका से दोस्ती से पहले रूस से हमारा व्यापार और फ्रेंडशिप दोनों है। अमेरिका बीच में आता है जाता है, तो रूस मुद्दा नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध को भी करीब करीब 3-4 साल होने को है, और हमको तेल खरीदते तो उससे ज्यादा है, तो पहले आपको ध्यान नहीं आया। मैं बार बार कहता हूं कि भारत की बढ़ती शक्ति से रूस की दोस्ती के आड़ में अमेरिका परेशान है, क्योंकि अमेरिका सोच रहा है कि भारत इतना बड़ा बाजार है, अगर हम पर डिपेंड नहीं रहेगा तो हमारे उद्योग धंधे बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी स्वदेशी अपनाओ स्वदेशी बढ़ाओ का नारा अपना रहे हैं और मेड इन इंडिया पर जोर दे रहे हैं। अब हमारा अंदर में भारत के देश में ब्रह्मोस बनने लगा, जो पाकिस्तान को परेशान कर दिया, और पाकिस्तान स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया, तो ब्रह्मोस के शक्ति से परेशान है। तुर्की की एक भी ड्रोन भारत के पाक पवित्र सीमा को लांघ नहीं पाई। वो इतना हमने एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत किया है। अमेरिका इससे परेशान है कि जिस इजराइल के सिस्टम इजराइल स्वयं इस्तेमाल करता है वो इतना 100% एक्यूरेट नहीं हुआ, और भारत में ऐसी क्या खूबी है कि वो 100% एक्यूरेट हो गया।
तो यह अमेरिका परेशान है। तो अमेरिका के परेशानी का यह कारण है। और दूसरा कि अमेरिका बिजनेसमैन है, हर काम अमेरिका बिजनेस हिसाब से सोचता है। और अभी जो राष्ट्रपति है वो तो पहले व्यवसायी है, नेता बाद में है। तो मतलब एक तो करेला दूसरा नींद चढ़े वाला हाल है। लेकिन वो अमेरिका है, हमको क्या लेना देना। भारत में आज उद्योग संघों की एक बैठक हुई और भारत सरकार से मांग हुई कि भैया आप तत्काल 5 चीजें करें तुरंत। सबसे पहले छोटे उद्योगों को 1 करोड़ रुपया तुरंत लोन दे बिना किसी गारंटी का। उनके सारे लोन के ऋण माफ करें बिना किसी गारंटी के। आसान किस्तों में लोन उपलब्ध करें बिना किसी गारंटी के। और देशों से फ्री ट्रेड करें बिना किसी हिचकिचाहट के। मतलब और किसी देश से जो हम आयात निर्यात पर शुल्क लगाते हैं वो अपने उद्योगपतियों के बेहतरी के लिए उन पर से खत्म कर दे, अपनी अर्थव्यवस्था को चूल्हे भाड़ में जाने दें। यह है आपदा में अवसर की मांग करना। इन उद्योगपतियों ने किसी ने भी यह मांग नहीं किया कि भाई किसानों की गेहूं जो किसान के यहाँ होता है तो 20 रुपये होता है और हमारे यहाँ आता है तो 200 रुपये का हो जाता है। किसानों के जमीन के नीचे की पानी मुफ्त में है और हम उसको बोतल में बंद करते हैं तो 15 रुपये का हो जाता है। और कहीं कहीं तो 115 रुपये का भी है कोई पानी। हमारे किसान की जमीन के नीचे की पानी है। हमारा भुट्टा 20 रुपये का है और उनका कॉर्नफ्लेक्स 250 रुपये का है। इस पर किसी उद्योग वाले ने नहीं कहा कि हमारे किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, इनके साथ अत्याचार हो रहा है, हम इसको तुरंत किया जाए। और जब उद्योगपति लोग विदेश से पैसा कमाते हैं तो सरकार से रिबेट मांगते हैं, इनकम टैक्स में बढ़ने की बात नहीं करते और हर बार उनका रोना रोते हैं कि भाई हम पर टैक्स का मार पड़ रहा है। मतलब अपना ही भलाई की बात करते हैं। ऐसे उद्योग वालों पर सरकार सख्ती करे, हमारे लघु उद्योग को मजबूत करे, क्योंकि लघु उद्योग इस देश का बैकबोन है और वो छोटे छोटे चीज उत्पाद करते हैं और हम छोटे छोटे चीज खरीद सकते हैं। अब टाटा की गाड़ी कितने लोग खरीदेंगे, महिंद्रा का जीप कितने लोग खरीदेंगे, लेकिन वो जो लकड़ी के चूल्हा बनाते हैं हमारे रोड पर बैठने वाले लोहार, उनसे कोई भी खरीद लेगा, उनसे वो कलछी तावा कोई भी खरीद लेगा। और वो बैकबोन है। वो नहीं एक आदमी एक आदमी को देते, एक आदमी लेता, सीधे एक हाथ से देना, एक हाथ से लेना, और सीधे आदमी को फायदा और आदमी को फायदा है, बीच में कोई नहीं। तो इस माइंड टू माइंड बिजनेस पर ज्यादा जोर दे बनिस्पत माइंड टू और बिजनेस घर आने से, उससे देश का आम आदमी को फायदा होगा। और भारत के उद्योगपतियों को कहे कि कुछ सामान भारत में भी बेचे। 140 करोड़ के लोग हैं, तुम यहाँ दोगे तो बाहर का सामान खरीदने की जरूरत नहीं होगी। और एक बात का ध्यान रखो कि भारत का लोग बाहर का सामान 2 कारण से खरीदते हैं। पहला कारण तो स्टेटस सिंबल है कि हमको इम्पोर्टेंट चीज पर घमंड है कि हम इम्पोर्टेंट मेड इन जापान, मेड इन अमेरिका, मेड इन चाइना इस्तेमाल करते हैं। एक वो थोथाबाजी है, शोशाबाजी है। और दूसरा महत्वपूर्ण जो हमारे जैसे लोग खरीदते हैं वो है गुणवत्ता। हमारे सामान की गुणवत्ता इतना घटिया है कि हम कहते हैं कि यार 2 रुपया महंगा ही है तो क्या वो सामान बढ़िया है। अब कहां तक राष्ट्रभक्ति करें। मोबाइल चार्जर हमारे देश वाला 400 रुपये में है और चाइना वाला 40 रुपये में है, तो हम 360 रुपये की भक्ति कहां तक करेंगे। तो अगर भारत सरकार चाहिए कि देश में स्वदेशी सामान का इस्तेमाल हो और इज्जत हो, तो सबसे पहले उनको बोलिए कि चीन वाला गुणवत्ता दो और चीन वाला दाम दो। जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को चीन का सामान खरीदने की। जो चीज चीन का 50 रुपये में मिल रहा है वो हम 500 रुपये में काहे लेंगे। चीन में ऐसा क्या है कि उसको 50 रुपये में तैयार करके हमको दे देता है, और आप में क्या है कि आप 500 रुपये में देते हैं। मतलब कि आप लूट मचा रहे हैं, क्योंकि सामान तो वही है। तो सरकार सबसे पहले इन पर डंडा चलावे, वो अनाप शनाप टैक्स माफ ना करें। और मैं समझ रहा हूं कि मोदी तक यह मेरी बात पहुंच जाएगी तो वो डंडा चला देंगे, क्योंकि वो आदमी वोट बैंक का ख्याल नहीं रखता। नहीं तो अगर वोट बैंक का ख्याल होता तो गुजरात चुनाव के मेन पहले जीएसटी नहीं लगा था। गुजरात बिजनेस बहुल इलाका है और वहां का हर गुजराती बिजनेसमैन है और जीएसटी सबको फर्क पड़ रहा था। तो मैं समझ रहा हूं कि अगर मोदी जी तक वीडियो पहुंचाई जाए तो मोदी जी सीधा डंडा चला देंगे कि भाई आप स्वदेशी अपनाओ। कह तो रहे हैं, और मैं खुद भी, मतलब मोदी जी भी इस बात का कह रहे हैं, लेकिन राकेश परमार एक उपभोक्ता 50 रुपए की चीज 500 रुपए में क्यों लेगा, वो भी घटिया क्वालिटी का। इस पर विचार अगर आप करेंगे तो जरूर स्वदेशी का बढ़ावा मिलेगा। स्वदेशी का घूट पिलाने से
और इमोशनल ब्लैकमेल और अत्याचार करने से कोई आदमी सामान नहीं खरीदेगा। आप मजबूर करिए हमको कि हम आपका सामान खरीदें। यही जाकर के स्वदेशी का विकास होगा और अमेरिका का दबदबा कम होगा। अंत में मैं एक निवेदन करूंगा कि मैं चाहे जितना हूं गुणवत्ता और दाम पर बात कर रहा हूं, कोशिश करिए कि जिन दामों में बहुत अंतर ना हो उन सामानों को भारत का ही लेने का प्रयास करें। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई सामान 100 रुपये की जगह 110 में भी मिल रहा है तो 110 रुपये भारत में रहेगा और वो 100 रुपया अमेरिका में जाएगा। यह बात आप जरूर सोचिएगा। लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है। उद्योग बंधु भी यह सोचे और हमारे भाई बंधु भी यह सोचे। आप सोचिए, हम तो सोच ही रहे हैं कि हमारा देश अमेरिका के सामने ना झुके, इसलिए क्या क्या करना होगा। मैं भी चाहता हूँ कि वो सारे उपाय किए जाए जिससे हम झुके ना। हालांकि अटल जी के जमाने में हम नहीं झुके थे, तो अभी तो उन्हीं का चेला है और उनसे ज्यादा कड़ा निर्णय लेने वाला है। वो ब्राह्मण थे, ये बनिया है, बिजनेस में उनके खून में है, ऐसा उन्होंने खुद ही कहा है। तो आप अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा कीजिए, उद्योगपतियों पर भरोसा करिए और कोशिश करिए कि अमेरिकी सामान का आप बहिष्कार करें। क्योंकि सरकार बहिष्कार का आदेश नहीं कर सकती, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, बट आप कह सकते हैं आप पर कोई कानून लागू नहीं। तो स्वदेशी अपनाएं और अमेरिकी सामान भगाएं। इन्हीं निवेदन के साथ मैं राकेश वर्मा आपको सादर ब्लॉक करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।